हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी DSSB TGT इंग्लिश के इंग्लिश का जो एग्ज़ाम है उसके नया जो अपडेटेड सिलेबस आया है उससे रिलेटेड हम सारे राइटर्स को कर रहे हैं। अभी हमने इससे पहले ब्रिटिश पोएट्री एंड ड्रामा को कंप्लीट किया है। उसमें शेक्सपियर वाला पार्ट मैंने छोड़ दिया क्योंकि ऑलरेडी उस पर काफ़ी सारी वीडियो चैनल पर अवेलेबल हैं। अब जो हमारा बाकी का जो न्यू कंटेंट है जिस पर आपको यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बहुत कम वीडियोस देखने को मिलेंगी, उन सारी चीज़ों को, उन सारे राइटर्स के बारे में हम वीडियोस करेंगे। ठीक है, अब जो पार्ट शुरू हो रहा है आज से, ये है अमेरिकन लिटरेचर। ठीक है, अमेरिकन लिटरेचर के बारे में हम चर्चा करेंगे और इसके भी, जैसे कि आप जानते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से काफ़ी मैच करता हुआ सिलेबस है आपका। तो अमेरिकन लिटरेचर में जो उस सिलेबस में पहले राइटर दिए हैं टेंजी विलियम्स, इनके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। इनकी डिटेल बायोग्राफी को पढ़ेंगे, इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स को देखेंगे और साथ ही साथ इसी वीडियो में हम कुछ MCQ भी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आई होप प्रीवियस वीडियोस को आप देखते हुए आ ही रहे हैं और आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं आप जरूर बताएं चैनल पर, मतलब कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज के जो हमारे राइटर हैं उनका नेम है टेंजी विलियम्स। हालांकि टेंजी विलियम्स जो है ये इनका एक निकनेम है। इनका जन्म से जो नेम होता है वो थॉमस लीनियर विलियम्स थर्ड होता है। ठीक है, थॉमस लीनियर विलियम्स थर्ड। अब इनकी बायोग्राफी के बारे में हमको जानना है, जैसे कि ये कौन है। अगर हम टेंजी विलियम्स की बात करें तो टेंजी विलियम्स नन बाय हिज पेन नेम, मतलब इनका ये जो है टेंजी विलियम इनका पेन नेम है। इनका जो ओरिजिनल नेम होता है या बाय बर्थ इनका जो नाम रखा गया था वो था थॉमस लीनियर विलियम्स थर्ड। ठीक है, नन फॉर हिज पेन नेम टेंजी विलियम वॉज एन अमेरिकन प्ले राइट एंड स्क्रीन राइटर। आप जानते ही हो ये किस चीज के लिए जाने जाते हैं, प्ले राइट हैं ये और स्क्रीन राइटर हैं, उसके लिए जाने जाते हैं। अब इन्हें ये किस लिए फेमस है, तो देखिए जो अमेरिकन लिटरेचर है, अमेरिकन लिटरेचर वही 20th सेंचुरी वाला, 20th सेंचुरी अमेरिकन लिटरेचर जो है उसमें तीन फेमस ऐसे राइटर थे, या हम कहें कि तीन पोल थे। ठीक है, जिन पर अमेरिकन लिटरेचर या कहें अमेरिकन ड्रामा जो है वो टिका हुआ है। वो तीन पोल, तीन ऐसे बड़े राइटर्स कौन हैं, तो उन बड़े बड़े राइटर्स में से एक राइटर ही टेंजी विलियम्स है। ठीक है, टेंजी विलियम्स के अलावा और कौन से राइटर हैं, तो एक नाम आता है यूजीन ओ नील का। यूजीन ओ नील, ये भी बहुत ही फेमस राइटर रहे अमेरिकन लिटरेचर से रिलेटेड, या कहें ये भी एक अमेरिकन राइटर हैं। एक तो यूजीन और नील हैं और दूसरे आर्थर मिलर। आर्थर मिलर ये भी, इन्होंने भी बहुत प्रसिद्धि पाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर रहे आर्थर मिलर। तो हम इन्हें तीन, ये जो अमेरिकन लिटरेचर के तीन इंपॉर्टेंट राइटर इनको कह सकते हैं। एक तो यूजीन और नील हो गए, नेक्स्ट है आपके आर्थर मिलर, और थर्ड आते हैं आपके टेंजी विलियम्स, जिनके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये अमेरिकन ड्रामा 20th सेंचुरी के इंपॉर्टेंट राइटर माने जाते हैं। इनमें से ही एक हो गए हैं टेंजी विलियम। टेंजी विलियम्स वाज एन अमेरिकन प्लेराइट एंड पोएट नन फॉर हिज पोएटिक एंड इमोशनली चार्ज्ड वर्क्स। ध्यान देना इस वर्ड पे कि इनके जो वर्क्स है ना, वो ज्यादातर उसमें रिप्रेजेंटेशन जो मिलती है वो इमोशनली चार्ज्ड वर्ड्स है। ठीक है, एक्सप्लोरिंग ह्यूमन नेचर, डिजायर एंड अमेरिकन साउथ। ठीक है, किस चीज को एक्सप्लोर करते हुए नजर आते हैं इनके वर्क्स, ह्यूमन नेचर, ह्यूमन की क्या डिजायर्स होती हैं, वो किस तरीके से स्ट्रेस्ड आउट होता है, या उसकी क्या फीलिंग्स हैं, मतलब इमोशंस को लेकर इन्होंने बहुत ज्यादा सिंबोलिटिक रिप्रेजेंटेशन अपने वर्क्स में दी है। ठीक है, टेंजी विलियम्स। अब शुरू करते हैं इनकी अर्ली लाइफ से। अर्ली लाइफ, इनका जन्म कब होता है, तो हम देखेंगे टेंजी विलियम्स वॉज द पेन नेम ऑफ थॉमस लीनियर विलियम्स थर्ड। ठीक है, थर्ड भी लगाना है। तो थॉमस लीनियर विलियम्स थर्ड इनका रियल नेम था, ओरिजिनल नेम था, और इनका पेन नेम था टेंजी विलियम्स। या फिर आप कह सकते हैं कि जब इन्होंने, मतलब जब ये फेमस हो गए और इन्होंने स्टार्टिंग जो की थी वो पोएट्री राइटिंग से की थी। ठीक है, इन्हें पोएम लिखने का बहुत शौक था। तो ये शुरुआत में मतलब एक
आप ऐसा कह सकते हो कि एक शू का शोरूम था जिसमें एक क्लर्क का काम करते थे, और वहां पर मतलब उस वर्क को ये पसंद नहीं करते थे, बस ये एक तरीके से मजबूरी में उस काम को कर रहे थे। लेकिन रात के समय में या छुप छुप कर ये क्या करते थे, पोएट्री लिखा करते थे। ठीक है, तो शुरुआत इन्होंने पोएम्स लिखने से की, लेकिन बाद में इन्हें एहसास हुआ कि इनका जो बेस्ट वर्क है या बेस्ट जो ये दे सकते हैं वो ड्रामा में दे सकते हैं। तो इन्होंने पोएट्री राइटिंग की, फिर शॉर्ट स्टोरीज इन्होंने लिखी, उसके बाद ये प्ले राइटिंग पे जाते हैं। ठीक है, तो इनका जन्म कब होता है, टेंजी विलियम्स। अब हम क्यों कह रहे हैं, तो इनका जो पेन नेम है ना, टेंजी विलियम्स, ये इनके राइटिंग करियर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बाकी इनका जो ओरिजिनल नेम था वो थॉमस लीनियर विलियम्स थर्ड ही था, लेकिन जब इन्होंने एज अ राइटर ही फेमस हुए तो इन्होंने अपना नाम क्या रखा, इनका पेन नेम क्या रहा, टेंजी विलियम्स रहा। ये आपको ध्यान रखना है। इनका जन्म कब होता है, बॉर्न इन 1911। कई जगह पर 1914 भी गिवन है, लेकिन जो ऑथेंटिक है वो 1911 ही है। ठीक है, बॉर्न इनका जन्म होता है 1911 में। अगर मंथ पूछ लिया जाए तो वो भी आपको ध्यान रखना है, 26 मार्च 1911 इनमें जन्म होता है। कहां पर जन्म हुआ, तो ध्यान रखना है कोलंबस मिसिसिपी, मिसिसिपी स्टेट के एक पर्टिकुलर सिटी में जिसका नाम था कोलंबस, वहां पे इनका जन्म होता है। और ये मिसिसिपी स्टेट कहाँ है, यूएसए में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, तो इनका जन्म कहाँ होता है, कोलंबस में हुआ, मिसिसिपी स्टेट के। हिज फादर वाज कॉर्नेलियस विलियम्स। ठीक है, कई जगह पर इनके फादर के नाम को लेके भी डाउट है, क्योंकि इनके फादर का नाम कई जगह पर क्या बताया गया है, थॉमस लीनियर विलियम्स। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, दोनों ही नाम गिवन है, एक तो कॉर्नेलियस विलियम्स और या फिर थॉमस लीनियर विलियम्स, क्योंकि इनका नाम क्या है, थॉमस लीनियर विलियम्स थर्ड है इनका नाम। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि इनका नाम जो रखा गया है वो उनके फादर के नेम पे ही रखा गया था। ठीक है, तो इनके फादर क्या करते थे, वो एक सेल्समैन थे। ठीक है, इनकी मदर का नेम क्या है, तो वो भी ध्यान रखना है, मदर वाज एडवीना विलियम्स। हिज मदर वाज एडवीना विलियम्स। ओके, अब ये ऐसा माना जाता है कि स्टार्टिंग से ही इनकी बनती नहीं थी अपने फादर से। ठीक है, मतलब अच्छे से जो सौहार्दपूर्ण रिलेशनशिप होना चाहिए एक फादर और सन के बीच में, ऐसा नहीं था। ठीक है, रेज्ड इन सेंट लुइस मिसोरी। अब इस चीज के पीछे की क्या कहानी है, तो इनके जो ग्रैंडफादर थे, ठीक है, इनके ग्रैंडफादर मूव कर जाते हैं कोलंबस से सेंट लुइस में। सेंट लुइस जो मिसोरी में था। मिसोरी क्या है, मिसोरी यूनाइटेड यूएसए का ही एक स्टेट है मिसोरी, वहां पर ये शिफ्ट कर जाते हैं और वहां पे एक सिटी सेंट लुइस में जाके रहने लगते हैं। ठीक है, तो वहीं पे पले बड़े, इनकी पढ़ाई वगैरह सारी चीजें वहीं पे हुई, तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है रेज्ड इन सेंट लुइस मिसोरी स्टेट इन यूएसए। ओके, आगे चलते हैं। अब देखिए इनका एजुकेशन के बारे में हम देखते हैं। इन 1929 गॉट एडमिशन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मिसौरी टू स्टडी जर्नलिज्म। इनका मतलब एक तरीके से इंटरेस्ट था जर्नलिज्म में, तो इन्होंने 1929 में एडमिशन लेते हैं ये यूनिवर्सिटी ऑफ मिसौरी में जर्नलिज्म की स्टडी के लिए। लेकिन इनके फादर जो थे, मतलब बहुत ज़्यादा इनके फादर का ना रिलेशन इस तरीके का था कि वो इनकी मदर से भी ज़्यादा प्यार वगैरह नहीं करते थे। उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ अर्निंग पे था। ठीक है, पेरेंटिंग पे था, अर्निंग पे था। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप थे इनके अपने फादर के साथ में। ठीक है, वो एक सेल्समैन थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन्हें फोर्स किया कि यूनिवर्सिटी छोड़ के अर्निंग करना शुरू करें। ठीक है, तो इन्होंने फिर यूनिवर्सिटी छोड़ दी। उसके बाद में आफ्टर दैट ही लुक अ जॉब एज अ सेल्स क्लर्क इन अ शू कंपनी। फिर उसके बाद में क्या होता है, इन्होंने जॉब ले ली एक शू कंपनी में सेल्स क्लर्क की, अंडर द प्रेशर ऑफ हिज फादर, अपने पिताजी के कहने के बाद में। ही वॉज नॉट हैप्पी वॉज विद हिज जॉब। वो अपनी जॉब से ज्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें एक राइटर बनना था, उनका इंटरेस्ट राइटिंग में था। ठीक है, सफर्ड अ नर्वस ब्रेकडाउन, और बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट रहने लगे अपनी जॉब को लेकर। तो फिर क्या होता है, अचानक से इनका एक नर्वस ब्रेकडाउन होता है। वो मतलब एक मेंटल परिस्थिति ऐसी आ जाती है इनकी कि ये मतलब ऐसा लगता है कि ये कभी ठीक ही नहीं होंगे। लेकिन ये फिर उससे उबरते हैं, रिकवर करते हैं, अपनी हेल्थ में सुधार लाते हैं। उसके बाद ही ग्रेजुएटेड इन 1938 एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लोआ। लोआ भी एक स्टेट है यूएसए का। तो वहां पे उसके बाद में क्या होता है, ये रिकवर करते हैं
ठीक है। और फिर 1938 में ये ग्रेजुएट होते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लोवा से। ये सारी चीजें आपको टेंजी विलियम्स के बारे में ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये इनकी अर्ली लाइफ और एजुकेशन के बारे में थी। 1938 में ये ग्रेजुएट होते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लोवा से। उसके बाद में क्या होता है, इन्हें एक फेलोशिप और मिलती है। ये चीज और लिटरेरी करियर की शुरुआत से पहले क्या होता है, ये 1940 में ना 1940 में ही गॉट रॉकफेलर फेलोशिप फॉर द वर्क बैटल ऑफ एंजल्स। ठीक है, इनका एक वर्क आता है, मतलब ये स्टार्टिंग से ही अपने वर्क लिख रहे थे। हालांकि इनके वर्क्स जो थे, इन्होंने काफी सारे ड्रामास, काफी सारे प्लेस लिखे, लेकिन वो फेमस नहीं होते थे। ठीक है, तो इनका एक वर्क था जो फेमस हुआ, जिसका नाम था बैटल ऑफ एंजल्स। ठीक है, बैटल ऑफ एंजल्स इनका वर्क है। और ये 1940 की बात है जब ये फेमस होता है। तो 1940 में इनको एक रॉकफेलर फेलोशिप मिलती है इस वर्क के लिए। फेलोशिप मिलती है जिसका नाम था रॉकफेलर फेलोशिप। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इन्हें ये फेलोशिप मिलती है इनके वर्क बैटल ऑफ एंजल्स के लिए। इन्हें 2 बारी पुलित्जर प्राइज भी मिल चुका है। 1948 में इन्हें पुलित्जर प्राइज मिलता है, उसके बाद में 1955 में इन्हें पुलित्जर प्राइज मिलता है। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा, अब इनकी लिटरेरी करियर की बात करें तो स्टार्टिंग में ये पोइट्री लिखा करते थे। तो शुरुआत में क्या होता है, बिगिन राइटिंग फ्रॉम पोइट्री, मतलब पोएम्स लिखने से शुरुआत की थी इन्होंने। फिर उसके बाद में इन्होंने काफी सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी 1930s में। ठीक है, टेंजी विलियम्स ने। उसके बाद में इनका जो फर्स्ट मेजर प्ले आता है जिससे ये फेमस हुए, और इम्पॉर्टेंट प्ले भी है, अक्सर इसके कैरेक्टर्स के बारे में, इसकी थीम के बारे में, इसकी समरी के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये ध्यान रखना है, इनका जो फर्स्ट मेजर प्ले आता है उसका नाम है ग्लास मेंजरी। ग्लास मेंजरी जो है ये इसका पब्लिकेशन ईयर में कंफ्यूजन है। देखिए, कई जगह पे कहा गया है कि 1941 से लेकर 44 तक इसको लिखा गया, लेकिन ये पब्लिश होता है 1945 में। ठीक है, कई जगह पर इसकी पब्लिकेशन ईयर को लेकर डाउट है, ये 1945 भी दिया गया है, ये ध्यान रखना है, 1944 या फिर 1945 है ये। ओके, 4 ना करके आप इसे जो सही मानोगे आप 1945 में मानोगे। ये पब्लिश होता है ग्लास मेंजरी, और पब्लिश होते ही बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है। ठीक है, साथ ही इनके पैरेलली और भी इनके जो इन्होंने बहुत सारे शुरुआत से ड्रामा लिखे थे, लेकिन वो लगातार फिर फेमस होते चले गए, और फिर लगातार इन्होंने कॉन्टिन्यूसली बहुत सारे प्लेस को पब्लिश किया। जैसे 1945 के बाद में 47 में इन्होंने स्ट्रीट कार नेम डिजायर, ये भी फेमस वर्क है, 1947 में इसको पब्लिश किया। फिर द रोज टैटू 1951, कैट ऑन अ हॉट टीन रूफ 1955, then suddenly last summer 1958, night of laguna। ठीक है, ये 1961 में ये वर्क आता है। इससे अलग भी इनके काफी सारे वर्क थे। जैसे देखिए, पहला वर्क जो होता है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, उसको ध्यान रखना है, एक तो द ग्लास मंजरी, और इसको इनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क भी माना जाता है, क्योंकि इसमें जो टॉम का कैरेक्टर होता है ना ग्लास मंजरी में, वो टॉम का कैरेक्टर की जो लाइफ दिखाई गई है, जो कंडीशन दिखाई गई है, वो बिल्कुल टेंजी विलियम से मिलती हुई है। ठीक है, तो कहा गया कि मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है इनका ग्लास मेंजरी। ठीक, और एक इनका वर्क है द मिल्क ट्रेन डज नॉट स्टॉप हेयर एनीमोर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट वर्क है इनका। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर इनके आगे देखें और क्या नोटेबल वर्क्स हैं, तो 1-2 नोटेबल वर्क और हैं, आपको वो भी नोट डाउन कर लेने हैं। जैसे कि द लास्ट समर, ये भी इंपॉर्टेंट वर्क है, 1958 में ये वर्क आया है। ठीक, उसके बाद में बेबी डॉल भी एक वर्क आता है इनका, बेबी डॉल। ठीक, फिर आता है ऑर्फेंस डिसेंडिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्क है ऑर्फेंस डिसेंडिंग भी। उसके बाद में समथिंग अनस्पोकन, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट वर्क। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, समथिंग अनस्पोकन भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब इनको जो अवार्ड या ऑनर्स मिले उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि ये 2 बार पुलित्जर प्राइज जीत चुके थे। ठीक है, 2 बार इन्हें पुलित्जर प्राइज मिलता है इनके ड्रामास के लिए, एक तो 1948 में और 1955 में इन्हें पुलित्जर प्राइज मिलता है।
उसके बाद में प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम 1980 में इनको दिया गया, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। ओके, ये भी ध्यान रखना है। ये कब मिलता है? 1980 में इनको मिलता है। जैसे कि और इसके 1980 इसके 3 साल बाद ही इनकी मृत्यु हो जाती है। ये एक होटल में मरे हुए पाए जाते हैं। तो इनकी मृत्यु के पीछे का कारण क्या था वो कुछ भी पता नहीं चलता है। इनकी मृत्यु फेब 25 1983 में इनकी मृत्यु हो जाती है, टेंजी विलियम्स की। और आगे देखें इन्हें और कौन सा अवार्ड मिला। इंडक्टेड इनटू द अमेरिकन थिएटर हॉल ऑफ फेम 1979, अमेरिकन थिएटर में हॉल ऑफ फेम की उपाधि दी गई इन्हें 1979 में। और इनके इन्फ्लुएंस क्या रहे? इन्फ्लुएंस्ड जनरेशन ऑफ प्लेराइट्स इंक्लूडिंग आर्थर मिलर, एडवर्ड एल्बी, सैम शेफर्ड। तो इनके जो वर्क्स थे या इनका जो ड्रामा रहा, उन्होंने काफी सारे राइटर्स को, जो उनके कंटेम्प्रेरी राइटर्स थे, उनको काफी प्रभावित किया। जैसे कि इनमें कौन आते हैं? आर्थर मिलर को, एडवर्ड एल्बी को, सैम शेफर्ड को, इन्होंने इनके वर्क से वो काफी इन्फ्लुएंस हुए। ये चीजें ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कहा गया है, स्ट्रगल विद डिप्रेशन, एडिक्शन एंड मेंटल हेल्थ इशू। क्यों था ये सारी चीजें क्यों थी? देखिए, शुरुआत से जैसा कि मैंने कहा कि इनके जो रिलेशनशिप थे इनके फादर के साथ में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। स्टार्टिंग से ही ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग लाइफ को जिया इन्होंने, और डिप्रेशन में उसी लिए रहे, क्योंकि जो फैमिली के द्वारा प्रेशराइज किया जा रहा था इन्हें अर्निंग के लिए और इस सारी चीज़ों के लिए, वो इस चीज़ को नहीं करना चाहते थे। वो इस चीज़ से मतलब उनका जो इंटरेस्ट था वो राइटिंग में था, तो उस चीज़ से वो डिप्रेस्ड हुए, इसीलिए नर्वस ब्रेकडाउन भी होता है इनका बीच में। फिर उसके बाद में उन चीज़ों से बचने के लिए, मतलब स्ट्रेस को दूर करने के लिए इन्होंने क्या किया? ड्रिंक करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये ड्रिंकिंग के, स्मोकिंग के भी एडिक्टेड हो गए, एडिक्शन हो गया इन्हें इस चीज़ का, और इससे इनके मेंटल हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा बढ़ गए। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ओपनली गे बट फेस सोसाइटल प्रेशर एंड सेंसरशिप, ऐसा भी माना जाता है कि ये गे थे। ठीक है, और जो सोसाइटल प्रेशर था इनके ऊपर, इसलिए इन्होंने ओपनली उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, और काफी सोसाइटल जो प्रेशर था उसको झेला, उसको फेस किया, और काफी सारे जो क्रिटिसिज्म है उसका सामना इन्हें करना पड़ा। ठीक है, डाइड इन 1983 एज्ड 71 इन न्यूयॉर्क सिटी। तो ध्यान रखना है, न्यूयॉर्क सिटी के एक होटल रूम में इनकी डेड बॉडी पाई जाती है, मरे हुए पाए जाते हैं। इनके मरने के पीछे का क्या कारण था ये बिल्कुल भी नहीं पता चलता है। 1983 में इनकी मृत्यु हो जाती है, और अगर मंथ और डेट पूछ ली जाए तो वो भी ध्यान रखनी है, फेब 25। ठीक है, 25 ऑफ फेब को इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये सब इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में था। आगे चलते हैं। थीम और स्टाइल, इनके जो ड्रामाज हैं उनमें ज्यादातर हम किस तरीके की थीम, किस तरीके के स्टाइल को देखते हैं? तो एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन डिजायर, लॉनलीनेस, फ्रेजिलिटी। ठीक है, तो ये सब चीजें इन्होंने एक्सप्लोर की हैं। जैसे कि हमने शुरुआत में देखा कि इनके जो वर्क्स है ना, उसमें हम देखते हैं कि ये इमोशंस पर ज्यादा वर्क किया है इन्होंने। जो हमारी डीप फीलिंग्स होती हैं उन चीजों को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, यूज ऑफ सिंबलिज्म, इमेजरी एंड पोएटिक लैंग्वेज। ज्यादातर, हालांकि ड्रामाज इनके फेमस हुए हैं, ड्रामा फेमस हुए हैं, लेकिन उन ड्रामा में भी इन्होंने कैसी लैंग्वेज का यूज किया है? पोएटिक लैंग्वेज का यूज किया है, सिंबलिज्म का यूज किया है, इमेजरी का यूज किया है। ठीक है, मेटाफर्स का यूज किया है। ओके, ऑफन फीचर्स, और क्या फीचर्स है इनके, स्टाइल क्या है या फीचरिस्टिक स्टाइल क्या है इनके वर्क्स में? तो सदर्न सेटिंग एंड कैरेक्टर्स। तो सदर्न जो अमेरिकन कल्चर है उसको इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, उसी टाइप के इनके वर्क्स में हमें कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। फैमिली डायनेमिक्स एंड डिसफंक्शनिंग, परिवार के रिलेशनशिप किस तरीके के होते हैं, उनमें डिसफंक्शनिंग किस तरीके से हो जाती है, किस तरीके से मनमुटाव होता है फैमिली मेंबर्स के बीच में, या फिर उनके बीच के जो रिलेशनशिप है वो कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, वो सब चीजें इन्होंने अपने वर्क्स में दिखाई हैं। मेंटल हेल्थ एंड इलनेस को भी दिखाया है। जैसे कि मेंटल हेल्थ और इलनेस का एग्जाम्पल जो है, इनका जो फेमस ड्रामा है, सबसे पहला जो फेमस ड्रामा है द ग्लास मंजरी, उसमें आपको देखने को मिलेगा मैनेजरी। ओके, मेंटल हेल्थ और इलनेस। आगे सेक्सुअलिटी एंड डिजायर, सेक्सुअलिटी एंड डिजायर इनका स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर्ड वर्क है, उसमें आपको देखने को मिलेगी इसकी थीम। ठीक है, तो ये सारी चीजें इनके स्टाइल और थीम को लेकर थी। आगे चलते हैं, अब देखते हैं अडेप्टेशन एंड इन्फ्लुएंस, मतलब इनके वर्क्स को किसने अडॉप्ट किया है, या फिर इनके वर्क्स का किन किन लोगों पर प्रभाव पड़ा है, कैसे कैसे प्रभावित किया इनके वर्क्स ने। जैसे कि इनके वर्क्स के काफी सारे फिल्म अडेप्टेशन हुए हैं, मूवी बनी है इनके वर्क्स पर। तो फिल्म अडेप्टेशन ऑफ हिज वर्क्स इंक्लूडिंग अ स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर, एक तो इनका
एक वर्क है, एक ड्रामा है, अ स्ट्रीट कार नेम डिजायर, 1951 में जो आता है। इस पर भी क्या मूवी अडेप्टेशन है इसकी, मतलब इस पर मूवी बन चुकी है। आगे कैट ऑन अ हॉट टीन रूफ 1958 और द ग्लास मेनेजरी 1987। मतलब ये जो ईयर दिए हुए हैं ना, ये मूवी बने हुए, मूवी जिस ईयर में बनी वो ईयर दिए हुए हैं, ये ध्यान रखना। 1951 में द स्ट्रीट कार नेम डिजायर पे मूवी बनती है। देन कैट ऑन अ हॉट टीन रूफ 1958 में इस पर मूवी बनती है, और ग्लास मंजरी पे बाद में जाके मूवी बनती है, जिसका नाम जो बनती है 1987 में, और नेम सेम रहते हैं विद द सिमिलर नेम। ठीक है, ध्यान रखना। इन्फ्लुएंस्ड फिल्म, लिटरेचर एंड थिएटर इंक्लूडिंग, और इनके जो वर्क्स थे उनका इन्फ्लुएंस भाई फिल्मों पे भी पड़ा, देखा हमने जैसे कि फिल्म अडेप्टेशन हुए हैं। ठीक है, लिटरेचर पर भी काफी प्रभाव पड़ा, अपने जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स थे उनके वर्क्स पे भी इनका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। थिएटर में भी इनके वर्क्स काफी फिल्माए गए, या एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ड्रामास किए गए। ठीक है, आगे चलते हैं। रोल प्ले किए गए बेसिकली। मार्टिन सोसोरसिस स्ट्रीट कार अडेप्टेशन, जो मार्टिन सोसोरसिस हैं उन्होंने स्ट्रीट कार को अडेप्ट किया है। आगे वुडी एलन्स स्ट्रीट कार इंस्पायर्ड ब्लू जैस्मिन। आगे द वर्क्स ऑफ ऑथर्स लाइक ट्रूमैन कैपोटे एंड विलियम फॉकनर, और बहुत सारे ऐसे ऑथर हैं जिन्होंने इनके वर्क्स को लेकर कार्य किया है, जिनमें से ट्रूमैन कैपोटे हैं और विलियम फॉकनर है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं क्रिटिकल कमेंट्स। अब ये भी एक ध्यान रखना है कि ये इंपॉर्टेंट कमेंट है, हालांकि इन्होंने काफी सारा क्रिटिसिज्म झेला, तो इसमें से एक चीज ये ध्यान रखनी है कि एलिया कजान कौन है? तो जो इनका ग्लास मंजरी जो वर्क है ना, उस पर फिल्म अडेप्टेशन जो हुई है उसकी डायरेक्टर है। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है इनके वर्क्स के लिए? तो इन्होंने कहा है टेंजी विलियम्स के लिए कि एवरीथिंग इन हिज लाइफ इज इन हिज प्लेस, मतलब उनके जीवन में जो कुछ भी था वो उनके प्लेस में मौजूद था। एंड एवरीथिंग इन हिज प्लेस इन हिज लाइफ, और जो भी कुछ उनके प्लेस में था वो उनके जीवन में हमें देखने को मिलता है। तो ये इनका कमेंट है, ध्यान रखना है। किसने कहा है? एलिया कजान ने ये कहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रहेंगी। आई होप आपको इनकी बायोग्राफी, इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में समझ में आया होगा। अगर इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में अगर आपको डिटेल जाननी है तो एक दो वर्क है जिनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि इनका अगर हम पहला ही वर्क देखें, देखिए इनके वर्क्स पे चलते हैं। जो इनका पहला ड्रामा था जो फेमस होता है, द ग्लास मंजरी, अगर इसके बारे में बात करें ग्लास मंजरी के, तो ये लिखा कब गया? तो आपको बताया था 1941 से लेकर 44 के बीच में ये वर्क लिखा जाता है, और 1945 में पब्लिश होता है। अगर इसकी सेटिंग की बात करें तो सेंट लुइस के एक अपार्टमेंट की इसकी सेटिंग है, 1930s की चीजें दिखाई गई हैं। ये एक मेमोरी प्ले है, ये ध्यान रखना कि ये मेमोरी पे बेस्ड है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफिकल भी है, ये एक ट्रेजेडी है। इसके जॉनर की बात की जाए तो ये जो वर्क है ना, ये एक ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी के साथ साथ ये एक मेमोरी प्ले भी है। मेमोरी प्ले कौन से होते हैं? तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि ऐसे प्ले जिसमें कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर अपने पास्ट की कोई मेमोरी को याद करते हुए कोई स्टोरी सुनाता है, तो वो सब चीजें क्या है, वो मेमोरी प्लेस कहलाती है। तो इसमें भी ग्लास मंजरी में इसी तरीके से होता है, ग्लास मैनेजरी में। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें कि इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन है, तो एक होते हैं मिस्टर विंगफील्ड। ठीक है, मिस्टर विंगफील्ड और मिसेस विंगफील्ड होती है। मिसेस विंगफील्ड कह दो, या फिर अमांडा नाम होता है उनका, अमांडा विंगफील्ड। ठीक है, मिस्टर विंगफील्ड और अमांडा विंगफील्ड ये कपल है। इनका एक बेटा होता है टॉम, जो इस ट्रेजेडी का हीरो है, मेन प्रोटोगोनिस्ट है। ठीक है, टॉम। तो मिस्टर विंगफील्ड जो होते हैं ना, वो मतलब अपने परिवार को छोड़कर चले जाते हैं, मतलब किसी और लड़की के प्यार में पड़ जाते हैं और पूरे परिवार को छोड़कर वो चले जाते हैं। वो एक टेलीफोन कंपनी में काम किया करते थे, किसी और लड़की को पसंद करते हैं और पूरे परिवार को छोड़कर चले जाते हैं। अब क्या होता है कि टॉम की एक बहन भी थी, लॉरा। टॉम और लॉरा, ये ध्यान रखना है। ठीक, तो ये दोनों और इनकी मदर रह जाती हैं अमांडा विंगफील्ड। अमांडा विंगफील्ड काफी स्ट्रगल के साथ अपने बच्चों को की परवरिश करती है, उन्हें बड़ा करती हैं। इस तरीके की इसमें थीम दिखाई गई है। और टॉम को एक स्ट्रगलिंग कैरेक्टर दिखाया गया है कि टॉम जो है मेन प्रोटैगनिस्ट है इस ट्रेजेडी का, और वो क्या करता है, जैसे अर्ली 20s में आता है तो वो अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए एक शू कंपनी में मतलब काम करने लगता है। तो वही सारी चीजें हैं। टॉम का जो कैरेक्टर है ना, इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी उसमें रिप्रेजेंट की है, टेंजी विलियम्स ने, टॉम के कैरेक्टर में। तो ये सारी चीजें आपको द ग्लास मंजरी में देखने को मिलेंगी। ठीक है, एक जूते के गोदाम में काम करता है टॉम। ओके, तो ये इसके बारे में आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक इनका वर्क है अ स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर, जो नेक्स्ट वर्क इनका दिया हुआ है, अ स्ट्रीट कार नेम्ड
डिजायर। तो इसमें क्या है, इट इज आल्सो साइकोलॉजिकल प्ले, मतलब इनके जो ज्यादा वर्क है ना वो मानसिक स्थिति पर, व्यक्ति के इमोशन पे, उनकी साइकिक पावर पे रिलेटेड है। तो स्ट्रीट कार नेम डिजायर भी जो है एक साइकोलॉजिकल वर्क बताया गया है। और ये पब्लिश कब होता है, तो ये अपीयर होता है 1947 में, ठीक। और ये भी जो टेंजी विलियम्स है उनका एक बहुत ही फेमस वर्क बन जाता है, ठीक है। इसकी जो मेन सेंट्रल कैरेक्टर हैं वो एक लेडी है जिनका नाम है ब्लांस डियो बॉयस, ठीक है, ब्लांस डी बॉयस, ये ध्यान रखना है, ब्लांस डियो बॉयस, ठीक है। ये इसकी मेन प्रोटेगोनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है, एक फीमेल है, इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द प्ले हु लॉस्ट हिज एंसेस्ट्रल स्टेट वेलरीब बट शी हैज नॉट लॉस्ट हर पेशेंस, ठीक है। शी डज नॉट लाइक रियलिज्म, शी लाइक मैजिक। वो रियलिज्म में भरोसा नहीं करती है, वो किसमें, मैजिक में, कोई मतलब अचानक से मैजिक हो जाए उस चीज पे बिलीव करती है। तो इसकी मेन प्रोटेगोनिस्ट का नाम ध्यान रखना है, अक्सर पूछा जाता है, ब्लांस डी बॉयस, ब्लांस डी बॉयस इसकी मेन प्रोटेगोनिस्ट है। आगे नेक्स्ट वर्क है रोज टैटू, 1951 में आता है। एक ये भी फेमस है, देखो इंपॉर्टेंट वर्क कौन से हैं जो आपको कवर करने, द ग्लास मेनेजरी और द स्ट्रीट कार नेम डिजायर, और एक है कैट ऑन अ हॉट टीन रूफ, ये भी इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, बहुत फेमस होता है, 1955 में ये वर्क आता है, पब्लिश होता है। ये 3 एक्ट में, 3 एक्ट का एक प्ले है, 3 एक्ट प्ले है, इसमें 3 एक्ट है, 1 सेकेंड, ठीक है, इट इज अ 3 एक्ट प्ले, ठीक। इसमें क्या होता है, ये देखो, एक पहली बात तो ये इतना फेमस होता है कि इसी पर्टिकुलर वर्क के लिए कैट ऑन अ हॉट टीन रूफ, इसी पर्टिकुलर वर्क के लिए ना इन्हें पुलित्जर प्राइज मिला था। 1955 वाला जो पुलित्जर प्राइज था वो इसी वर्क के लिए मिला था। और ऐसे ही इससे पहले वाला जो पुलित्जर प्राइज था जो इन्हें कब मिला था, इन्हें मिला था 1948 में, जो पुलित्जर प्राइज मिला था वो इनके वर्क ग्लास मैनेजरी के लिए मिला था। और कैट ऑन अ हॉट टीन रूफ 1955 में आता है, इसके लिए भी इन्हें पुलित्जर प्राइज मिलता है, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है, द प्ले डील विद सोशल मैनर, मतलब इस प्ले की जो थीम है ना वो किस तरीके की है आप समझ सकते हो। इसमें क्या, जैसा कि आप नाम से समझ लो, कैट कहाँ है, कैट ऑन अ हॉट टीन रूफ, ठीक है। तो इसकी जो थीम है वो किस पर बेस्ड है, डील्स विद सोशल मैनर, ग्रीड, डिके, सेक्सुअल डिजायर, रिप्रेशन, डेथ, इस तरीके की इसकी थीम है, इन पर बेस्ड है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट वर्क हैं इनके, ये ध्यान रख सकते हो। तो आई होप इनकी बायोग्राफी आपको क्लियर हुई। अब हम इनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे, एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। जैसा कि फर्स्ट दिया हुआ है, वेयर वाज टेंजी विलियम्स बॉर्न, तो हमने देखा कहां पर, ये एक अमेरिकन राइटर है, अमेरिकन के कौन सी सिटी में इनका जन्म होता है अमेरिका की, तो कोलंबस मिसिसिपी में इनका जन्म हुआ। कब होता है जन्म, तो ये भी ध्यान रखना है, 26 मार्च 1911, ठीक है, इनका जन्म होता है, ओके, टेंजी विलियम्स का। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज टेंजी विलियम्स फर्स्ट मेजर प्ले, टेंजी विलियम्स का पहला मेजर वर्क कौन सा है, अ स्ट्रीट कार नेम डिजायर पहला पूछा है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है द ग्लास मैनेजरी, कैट ऑन अ हॉट टीन रूफ, सडनली लास्ट समर, सडनली नहीं है, द लास्ट समर है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इनका जो पहला फेमस वर्क था वो था द ग्लास मैनेजरी, जो आता है 1945 में, ठीक है, द ग्लास मैनेजरी। कैट ऑन अ हॉट टीन रूफ ये कब आता है, 1955 में, मतलब इसके 10 साल बाद आया था ये, तो है ना, 1955 में। और स्ट्रीट कार नेम डिजायर ये कब आता है, 1947 में ये वर्क आता है, ठीक। ऐसे इस तरीके से ध्यान रखना है, ग्लास मैनेजरी इनका पहला वर्क था जो फेमस होता है। व्हाट वाज टेंजी विलियम्स स्ट्रगल विद, टेंजी विलियम्स किस किस चीज से स्ट्रगल कर रहे होते हैं, एल्कोहलिज्म, डिप्रेशन, एडिक्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑब्वियस सी बात है, सारी चीजें उनकी लाइफ में चल रही होती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच प्ले बाय टेंजी विलियम्स फीचर्स द कैरेक्टर ब्लांस डी बॉयस, बताइए कौन सा प्ले है टेंजी विलियम्स का जिसमें ये कैरेक्टर हमें देखने को मिला, ब्लांस डी बॉयस। हमने अभी डिस्कस किया था, ब्लांस डी बॉयस नाम का कैरेक्टर कौन से वर्क में है, अ स्ट्रीट कार नेम डिजायर, द ग्लास मैनेजरी, कैट ऑन अ हॉट टीन रूफ, या फिर सडनली लास्ट, सॉरी द लास्ट समर है, सडनली नहीं, ठीक है। तो बताइए, ब्लांस डी बॉयस,
ये कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है स्ट्रीट कार नेम डिजायर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अ स्ट्रीट कार नेम डिजायर में ये वाला हमें कैरेक्टर देखने को मिलता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next is, what is the setting for Tennessee Williams play Cat on a Hot Tin Roof? Cat on a Hot Tin Roof ये जो वर्क है जो 1955 में आता है, जिसके लिए इन्हें पुलित्जर प्राइज भी मिला है, इसकी मेन थीम क्या होती है? इसकी सेटिंग पूछी गई है। सेटिंग कहाँ की है, कौन से एरिया की, पर्टिकुलर एरिया की इसमें बात की गई है? न्यू ऑर्लियंस, मेम्फिस, मिसिसिपी डेल्टा या फिर सदर्न प्लांटेशन? तो किस पर्टिकुलर जगह की बात की गई है? सदर्न प्लांटेशन की बात की गई है, ठीक है, सदर्न प्लांटेशन। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which Tennessee Williams play explore the theme of desire and loneliness? तो टेंजी विलियम्स का वो कौन सा वर्क है जिसकी थीम क्या है? डिजायर एंड लॉनलीनेस। कौन सा वर्क है? अ स्ट्रीट कार नेम डिजायर, या फिर द ग्लास मेनेजरी, कैट ऑन अ हॉट टीन रूफ, ऑल ऑफ दी अबव? तो डिजायर एंड लॉनलीनेस ये जो थीम है ना, ये तीनों ही वर्क में आपको देखने को मिलेगी, कॉमन थीम है, तो ध्यान रखना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टेंजी विलियम्स प्लेज ऑफन फीचर। टेंजी विलियम्स के जो प्लेज हैं उनमें किस तरीके के फीचर हमें देखने को मिलते हैं? सिंबलिज्म का उपयोग किया गया है प्लेज में, इमेजरी का उपयोग किया गया है, पोएटिक लैंग्वेज का उपयोग किया गया है। तीनों ही चीज करेक्ट हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच थीम इज कॉमनली एक्सप्लोर्ड इन टेंजी विलियम्स वर्क? टेंजी विलियम्स के वर्क में कौन सी थीम हमें कॉमनली एक्सप्लोर करने को मिलती है, कॉमनली हमें देखने को मिलती है कॉमन रूप से? तो आप देखोगे फैमिली डायनेमिक्स है। ऑब्वियस सी बात है, फैमिली डायनेमिक्स से मतलब है जैसे कि आप टॉम का और उनके फादर का रिलेशनशिप देखोगे, फादर छोड़ के चले जाते हैं अपने परिवार को, है ना। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड भी है, जैसे कि आप टॉम के कैरेक्टर को देखोगे बहुत ज्यादा डिप्रेशन में और इन चीजों में पड़ जाता है। आगे डिजायर एंड लॉनलीनेस भी है, तो राइट आंसर यहाँ पर भी ऑल ऑफ दी अबव ही है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टेंजी विलियम्स राइटिंग स्टाइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय। टेंजी विलियम्स का जो राइटिंग स्टाइल है उसको कैरेक्टराइज किया जा सकता है किसके आधार पे? रियलिज्म है, नेचुरलिज्म है, एक्सप्रेशनिज्म है या फिर सररियलिज्म है? तो आप देखोगे ये बहुत ज्यादा चीजों को एक्सप्रेस करते हैं, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं ना, इमोशंस रिप्रेजेंट करते हैं। तो राइट आंसर भी यहाँ पर क्या है? एक्सप्रेशनिज्म, ठीक है, एक्सप्रेशनिज्म। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विच फिल्म डायरेक्टर अडेप्टेड A street car named Desire for the screen? वो कौन सा फिल्म डायरेक्टर है जिसने अडॉप्ट किया इनके इस प्ले को, ठीक है, जिन्होंने इनके बारे में कमेंट भी किया था, ध्यान है। तो इनका एक वर्क है स्ट्रीट कार नेम डिजायर। इस पे एक मूवी बनती है, एक डायरेक्टर इसको अडॉप्ट करता है, अपनी मूवी बनाता है इस पे। तो उस डायरेक्टर का नाम क्या है? एलिया कजान, मार्टिन सोरोसिस, फ्रांसिस फोर्ड कॉपोला या फिर स्टीवन स्पिलबर्ग? तो राइट आंसर है यहाँ पे एलिया कजान, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। वहां पे मैंने द ग्लास मैनेजरी बोला था, ग्लास मैनेजरी की डायरेक्टर नहीं है ये किसके डायरेक्टर हैं? ये डायरेक्टर हैं स्ट्रीट कार नेम डिजायर की, ठीक है, ध्यान रखना है। और उन्होंने ये कमेंट किया है इन पर, क्या कमेंट था वो? एवरीथिंग इन हिज लाइफ इज इन हिज प्लेस, ओके, इस तरीके का कमेंट था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which author was influenced by Tennessee Williams work? वो कौन सा ऑथर है जो इन्फ्लुएंस होता है, जो प्रभावित होता है टेंजी विलियम्स के वर्क से? बताइए वो कौन सा ऑथर है? ऑप्शन है ट्रूमैन कैपोते, सॉरी टू प्रोनाउंसिएशन, आगे विलियम फॉकनर, अर्नेस्ट हेमिंग्वे या फिर एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड? क्या हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पे जो प्रभावित हुए टेंजी विलियम्स के वर्क से, या फिर हम कहें विच ऑथर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेंजी विलियम्स वर्क? ट्रूमैन कैपोते, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, व्हाट वाज टेंजी विलियम्स बर्थ नेम? बर्थ नेम मतलब इनका जन्म से क्या नाम था? जैसे कि हम जानते हैं जब ये एज अ ड्रामेटिस्ट, एज अ प्ले राइट ये फेमस हो गए, तब इन्होंने अपना एक पेन नेम से फेमस हुए थे। ये जो पेन नेम है इनका टेंजी विलियम्स, लेकिन इनका बचपन से क्या नाम चला रहा था? तो वो नाम है थॉमस लीनियर विलियम थर्ड,
ठीक है, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, थॉमस लीनियर विलियम थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड टेंजी विलियम्स अटेंड कॉलेज? कहां पर इन्होंने, कहां की कौन सी यूनिवर्सिटी का कॉलेज अटेंड किया था, ज्वाइन किया था? यूनिवर्सिटी ऑफ मिसौरी, वाशिंगटन यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी। तो ध्यान रखना है ये कहां एडमिशन लेते हैं? यूनिवर्सिटी ऑफ मिसौरी में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज टेंजी विलियम्स फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क? टेंजी विलियम का फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क कौन सा है? इनमें से पहला वर्क पूछा गया है जो पहले पर पब्लिश हुआ है। तो वर्क के नेम क्या है? द ग्लास मेनेजरी है, स्ट्रीट कार नेम डिजायर है, कैट ऑन अ हॉट टीन रूफ, स्प्रिंग स्टॉर्म। तो इसमें से पहला वर्क जो पब्लिश होता है वो है, ध्यान रखना है, ग्लास मेनेजरी से पहले ही स्प्रिंग स्टॉर्म आ जाता है। स्प्रिंग स्टॉर्म जो है ये इनकी एक शॉर्ट स्टोरी है, और जैसा कि आप जानते हैं प्ले राइटिंग से पहले ये शॉर्ट स्टोरीज लिखा करते थे। 1930s में इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, तो ये पहले पब्लिश होता है। उसके बाद में ग्लास मेनेजरी पब्लिश होता है 1945 में। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है विच टेंजी विलियम्स प्ले फीचर्स द कैरेक्टर अमांडा विंगफील्ड? अब बताना है कि अमांडा विंगफील्ड नाम का कैरेक्टर टेंजी विलियम्स के कौन से प्ले में है? द ग्लास मेनेजरी में है, अ स्ट्रीट कार नेम डिजायर में है, कैट ऑन अ हॉट टीन रूफ में है, सडनली लास्ट समर में है। ठीक है, बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो देखिए अमांडा विंगफील्ड जो होती हैं वो टॉम विंगफील्ड की मदर होती हैं, अमांडा विंगफील्ड। ठीक है, और ये किस में है? द ग्लास मेनेजरी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, जो पब्लिश हुआ है 1945 में। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द सेटिंग फॉर टेंजी विलियम्स प्ले ऑर्फिस डिसेंडिंग? देखिए एक प्ले इनका ये भी है, ऑर्फिस डिसेंडिंग। इसकी सेटिंग पूछी गई है, इस पर्टिकुलर प्ले की सेटिंग कहाँ की है, किस प्लेस के बारे में यहाँ पे बात की गई है? ऑर्फन सेटिंग है ये, सॉरी इसमें ना एन आएगा, यू की जगह पर एन है, ध्यान रखना। ऑर्फन्स डिसेंडिंग है यहाँ पर, ऑर्फन्स डिसेंडिंग। ठीक है, ऑर्फन होते हैं उस तरीके से, तो इनका नाम है ऑर्फन्स डिसेंडिंग, इनका ड्रामा का। और इसमें ये पूछा गया है कि इसकी सेटिंग कहाँ की है? न्यू ऑर्लियंस की है, मेम्फिस की है, मिसिसिपी डेल्टा की है, या फिर सदर्न प्लानिटेशन की है? तो यहाँ पर जो कौन से पर्टिकुलर प्लेस की बात की गई है तो उसका नाम है मिसिसिपी डेल्टा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज Which टेंजी विलियम्स प्ले एक्सप्लोर द थीम ऑफ डिजायर एंड आइसोलेशन? अब टेंजी विलियम्स का वो कौन सा प्ले है जिसकी थीम किस तरीके की है? डिजायर है, आइसोलेशन है। डिजायर एंड आइसोलेशन थीम कौन से पर्टिकुलर वर्क की है? तो ध्यान रखना है द रोज टैटू की ये थीम है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। टेंजी विलियम्स प्लेज ऑफन एक्सप्लोर, टेंजी विलियम्स के जो प्ले हैं वो अक्सर एक्सप्लोर करते हैं किस चीज को? द अमेरिकन ड्रीम, फैमिली डायनेमिक्स, डिजायर एंड लॉनलीनेस, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इजीली आंसर कर सकते हो। भाई फैमिली डायनेमिक्स भी है, डिजायर एंड लॉनलीनेस भी है, और आप देखोगे अमेरिकन ड्रीम्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब अमेरिकन कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेंजी विलियम्स राइटिंग स्टाइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय? टेंजी विलियम्स का जो राइटिंग स्टाइल है वो कैरेक्टराइज किया गया है किस आधार पर? सिंपल लैंग्वेज, पोएटिक लैंग्वेज, लीनियर नैरेटिव, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस? तो यू कैन आंसर इट इजिली। जैसा कि हमने चर्चा की थी, इनके ड्रामा में भी हमें किस तरीके की लैंग्वेज देखने को मिलती है? पोएटिक लैंग्वेज, क्योंकि इन्हें पोएट्री लिखने का शौक था। स्टार्टिंग तो इन्होंने पोएम से ही की थी ना, तो इस तरीके से इन्होंने ड्रामा में भी पोएटिक लैंग्वेज को ही यूज किया है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डायरेक्टेड द फिल्म अडेप्टेशन ऑफ कैट ऑन अ हॉट टीन रूफ? अब वो पर्टिकुलर डायरेक्टर का नाम बताना है जिन्होंने फिल्म, इनके एक वर्क, इनका वर्क है कैट ऑन अ हॉट टीन रूफ, उस पर एक फिल्म की है, उसके डायरेक्टर कौन है? इलिया कजान, रिचर्ड ब्रूक्स, फ्रांसिस फोर्ड कोपोला, या फिर स्टीवन स्पिलबर्ग? तो कौन राइटर है, ओ सॉरी कौन डायरेक्टर है इनके प्ले कैट ऑन अ हॉट टीन रूफ के फिल्म अडेप्टेशन के डायरेक्टर कौन है? रिचर्ड ब्रूक। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखना है। और एलिया खजान किसकी डायरेक्टर थी बताइए?
एलिया कजान किसकी डायरेक्टर होती हैं? तो इनका एक वर्क आता है जो है द स्ट्रीट कार नेम डिजायर, जो 1947 में आता है, उसकी ये डायरेक्टर होती हैं। और सबसे ज्यादा फेमस वर्क इनका जैसे ये है कैट ऑन अ हॉट टीन रूफ, इंपॉर्टेंट किस लिए है? पुलित्जर प्राइज के लिए। ध्यान रखना है, पुलित्जर प्राइज मिलता है 1955 में। 1955 में जब ये वर्क पब्लिश होता है, उसी ईयर में इन्हें पुलित्जर प्राइज दिया जाता है इस वर्क के लिए। ठीक है, अब इसके राइटर, ये डायरेक्टर भी ध्यान रख लेने हैं, रिचर्ड ब्रूक इसके फिल्म अडेप्टेशन के डायरेक्टर होते हैं। नेक्स्ट है Which author was influenced by Tennessee Williams exploration of human condition? वो कौन सा राइटर होता है जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है टेंजी विलियम्स के ह्यूमन कंडीशन को एक्सप्लोर करने पे? मतलब ये अपने वर्क में ह्यूमन कंडीशन को बिल्कुल रियल पिक्चर उसकी रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस चीज से कौन बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं? आर्थर मिलर, एडवर्ड एल्बी, सैम शेफर्ड, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर भी राइट आंसर है। सारे ही राइटर ऐसे थे जो प्रभावित होते हैं इनके वर्क से, जैसे कि ये बहुत ज्यादा प्रभावशाली राइटर थे। ठीक है, टेंजी विलियम्स। तो राइट आंसर यहाँ पर भी ऑल ऑफ द अबव ही होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंजी विलियम्स प्लेज हैव बीन क्रिटिसाइज्ड बाय, सॉरी क्रिटिसाइज्ड फॉर। तो मतलब टेंजी विलियम्स के जो प्ले थे वो किस चीज के लिए क्रिटिसाइज किए गए? मेलोड्रामा के लिए, सेंसेशनलिज्म के लिए, स्टीरियोटाइपिंग के लिए। ऑब्वियस सी बात है, मतलब इन्होंने जैसे कि इमोशन को ज्यादा रिप्रेजेंट किया है, फीलिंग्स को दिखाया है सारे वर्क्स में, तो उस चीज को बहुत से क्रिटिक्स ने क्या कहा? मेलोड्रामा कहा। ठीक है, सेंसेशनलिज्म किस लिए है? क्योंकि मतलब इनके वर्क वही सेंसुअल ज्यादा थे। ठीक है, इन चीजों को देखकर स्टीरियोटाइपिंग भी इनके वर्क्स में हमें देखने को मिलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भी ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज टेंजी विलियम्स लेगेसी इंक्लूड्स। टेंजी विलियम्स की अगर हम लेगेसी की बात करें, मतलब इन्होंने क्या क्या चीज अचीव की, तो उसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा? पहला, पुलित्जर प्राइज फॉर ड्रामा, 2 बार इन्हें पुलित्जर प्राइज मिलता है। 1948 में मिलता है और 1955 में 2 बार इन्हें पुलित्जर प्राइज मिला। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम ये भी दिया गया। इंडक्शन इनटू द अमेरिकन थिएटर हॉल ऑफ फेम, और अमेरिकन थिएटर हॉल ऑफ फेम मिलता है 1979 में। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम ये मिलता है 1980 में। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, सभी चीजों से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भी ऑल ऑफ दी अबव। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज टेंजी विलियम्स रिलेशनशिप विद हिज फादर। तो टेंजी विलियम का अपने फादर के साथ में किस प्रकार का रिलेशन रहता है? क्लोज एंड सपोर्टिव, डिस्टेंट एंड स्ट्रेन्ड, एब्यूजिव, नॉन एग्जिस्टेंट। तो आपको ध्यान रखना है, मतलब बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप रहता है फादर और सन का। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है डिस्टेंट एंड स्ट्रेन्ड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, डिस्टेंट एंड स्ट्रेन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following was a major influence on Tennessee Williams writing? तो इनमें से वो कौन सा पर्टिकुलर राइटर है जिसकी राइटिंग का हमें मेजर इन्फ्लुएंस टेंजी विलियम्स की राइटिंग पे देखने को मिलता है? मतलब ऐसा कौन सा राइटर है जिससे टेंजी विलियम प्रभावित हुए, उनकी राइटिंग में हमें उनका प्रभाव देखने को मिलता है? विलियम फॉकनर, अर्नेस्ट हेमिंगवे, एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड, डी.एच. लॉरेंस। What should be the right answer? तो टेंजी विलियम्स जो प्रभावित होते हैं उन राइटर का नाम है विलियम फॉकनर। ओके, ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। विलियम फॉकनर की जो राइटिंग स्टाइल था, वो सारी चीजें हमें टेंजी विलियम्स की राइटिंग में भी देखने को मिलती हैं, उसमें भी उस चीज की छाप हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है विच टेंजी विलियम्स प्ले फीचर्स द कैरेक्टर ब्रिक पॉयलेट। बताइए टेंजी विलियम्स का वो कौन सा प्ले है जिसमें ये ब्रिक पॉयलेट नाम का कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है? वर्क है कैट ऑन अ हॉट टीन रूफ, अ स्ट्रीट कार नेम डिजायर, द ग्लास मेनेजरी, या फिर सडनली लास्ट समर। तो राइट आंसर क्या होगा? यहां पर राइट आंसर है कैट ऑन अ हॉट टीन रूफ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें ये पर्टिकुलर कैरेक्टर है, ध्यान रखना है, ब्रिक पॉयलेट। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेंजी विलियम्स प्ले एक्सप्लोर द थीम ऑफ डीके एंड मोरल करप्शन। तो इसमें से बताना है टेंजी विलियम्स का वो पर्टिकुलर प्ले कौन सा है जिसकी थीम कौन सी है, किस पर बेस्ड है वो, डीके एंड मोरल करप्शन पे। ऑप्शन है स्ट्रीट कार नेम डिजायर, ग्लास मैनेजरी, कैट ऑन अ हॉट टीन रूफ, ऑर्फन्स, यहां पर यू ना होकर एन है, ध्यान रखना, ऑर्फन्स डिसेंडिंग। यस, राइट आंसर क्या है, ऑर्फन्स डिसेंडिंग। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसी पर्टिकुलर प्ले की ये थीम है, डीके एंड मोरल करप्शन। नेक्स्ट इज टेंजी विलियम्स प्लेज ऑफन एक्सप्लोर द टेंशन बिटवीन। टेंजी विलियम्स के जो प्लेज हैं उनमें अक्सर हमें टेंशन देखने को मिलती है, किस किस चीज के बीच में, डिजायर और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में। जैसे कि खुद टेंजी विलियम की लाइफ को ही आप देख लीजिए, उनकी खुद की क्या डिजायर है, उनकी खुद की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और उनमें क्या चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है, वो इसी चीज से बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट है। ओके, रियलिटी एंड इल्यूजन, ये भी आपको इनके वर्क में देखने को मिलेगी। टेंशन दोनों चीज के बीच में चल रही है कि क्या तो रियलिटी है और क्या इल्यूजन है। ओके, ट्रेडिशन एंड चेंज, जो ट्रेडिशनली चीजें चली आ रही हैं, जैसे कि इनके वर्क में हमें स्टीरियोटाइपिंग भी देखने को मिलती है ना, और किस तरीके से बदलाव हो रहा है, इन चीज में हमें टेंशन देखने को मिलती है इनके बीच में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑल ऑफ द अबव। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। Next question, which literary device is characteristic of टेंजी विलियम्स राइटिंग स्टाइल। वो कौन सी लिटरेरी डिवाइस है जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है टेंजी विलियम्स के राइटिंग स्टाइल का, मतलब कौन सी फिगर ऑफ स्पीच को ये बहुत ज्यादा यूज करते हैं, सिंबोलिज्म को, इमेजरी को, फोरशैडोइंग है, ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। यस, तो आप कह सकते हो बहुत ज्यादा इन्होंने सिंबोलिज्म का इस्तेमाल किया है अपने वर्क्स में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, सिंबोलिज्म। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है विच ऑथर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेंजी विलियम्स एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन डिजायर। वो पर्टिकुलर ऑथर कौन है जो टेंजी विलियम के ह्यूमन डिजायर के एक्सप्लोरेशन से इन्फ्लुएंस हुए। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हमने इसका आंसर कर लिया था। आर्थर मिलर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं इस चीज से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक एक दो क्वेश्चन और हैं, देखिए, व्हाट वाज टेंजी विलियम्स रिलेशनशिप विद हिज मदर लाइक, मतलब इनकी मदर के साथ इनका किस तरीके का रिलेशनशिप रहता है। जैसे कि फादर के साथ तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप रहता है टेंजी विलियम्स का, लेकिन मदर के साथ कैसा रहता है, क्लोज एंड सपोर्टिव रिलेशनशिप रहता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, ओवर प्रोटेक्टिव रहता है, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे अगर एक और ऑप्शन है ओवर प्रोटेक्टिव, इसको आप लगा सकते हो, बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है, क्योंकि इनके फादर तो इनके खिलाफ रहते थे, तो मदर जो थी वो बहुत ज्यादा इनके लिए ओवर प्रोटेक्टिव रहती हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच टेंजी विलियम्स प्ले फीचर द कैरेक्टर अमांडा विंगफील्ड। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अमांडा विंगफील्ड किसमें रहता है ये कैरेक्टर, तो ध्यान रखना है ये टॉम विंगफील्ड की मदर रहती हैं। ठीक है, मिसेस विंगफील्ड रहती हैं ये, और ये किसमें रहती हैं, द ग्लास ऑफ मैनेजरी, जो वर्क है इनका, जो पहला फेमस वर्क है इनका 1945 में पब्लिश हुआ, उसमें ये कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है, अमांडा विंगफील्ड। नेक्स्ट इज What was टेंजी विलियम्स फर्स्ट पब्लिश्ड पोएट्री कलेक्शन। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि इनका पहला पब्लिश्ड पोएट्री कलेक्शन कौन सा है। हालांकि इन्होंने पोएम्स तो बहुत सारी लिखी थी शुरुआत से ही, लेकिन वो पब्लिश नहीं हो पाई थी। लेकिन इनकी पहला पब्लिश्ड पोएट्री कलेक्शन कौन सा था, ध्यान रखना है, इन द विंटर ऑफ सिटीज। ये इनका पहला पब्लिश्ड पोएट्री कलेक्शन है जो 1930s में पब्लिश होता है। ओके, ये ध्यान रखना है। तो ये थे टेंजी विलियम्स पे जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हमने किए। आई होप ये आपको समझ आए होंगे, आपको क्लियर हुई होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ना नेक्स्ट राइटर को करेंगे। टेंजी विलियम्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, उनकी बायोग्राफी, उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स को हमने कवर अप कर लिया है। हो सके तो आप इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उनकी एक शॉर्ट समरी और देख लेना, और इन पे इतना ही वर्क काफी है। मुझे नहीं लगता ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। अब हम नेक्स्ट राइटर को करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।